हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वन शॉर्टेड वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोग कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक ऑर्गेनिज्म है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे इस अर्थ पर अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखना चाहता है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों का एग्जाम जो है 17 फेब से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मेरा मानना है कि हर एक बच्चा 1 ईयर तक पढ़ाई तो किया ही होगा, अगर बहुत अच्छे से नहीं तो कम से कम कुछ तो पढ़ाई किया होगा। तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना है। अब आपका जो पेपर फर्स्ट पेपर है 17 फेब को मैथ का पेपर है। आपने जो भी पढ़ना था, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने थे, आपने सब पढ़ लिए हैं। इस टाइम पे आपको अगर पढ़ने की जरूरत है तो है मैथ, क्योंकि 17 को मैथ का पेपर है। तो अभी से आप प्रॉपर्ली मैथ का पूरा रिवीजन कीजिए एंड देन आप मैथ का पेपर दीजिए। एंड बात करते हैं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी आपका 25 फेब को है। अभी उसके मैथ के बाद आपके पास काफी टाइम होगा जिसमें आप लोग बायो को फिर से बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन से वेरिएशन कैसे आता है। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एंड देन हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं, लाइक बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग नेचुरल मेथड पढ़ेंगे एंड देन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। एंड यहाँ पर एक फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंडोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, सेपल क्या है, पेटल क्या है, स्टेमन क्या है, पिस्टिल या कार्पल क्या है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ पर हम लोग फ्लावर का डायग्राम देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझेंगे, उसके हर एक पार्ट का नाम यहाँ पर जानेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या है एंड पॉलिनेशन कैसे होता है, ये डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन में क्या है वो पढ़ेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन हम लोग यहाँ पर बर्थ कंट्रोल के मेथड कौन कौन से वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। तो बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं अगेन किसी भी चीज का फॉर्मेशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस अर्थ पर अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो क्या है, इफ एन ऑर्गेनिज्म want to continue on earth they can must be passes through a biological process is called reproduction। ये आपका एक डिफिनेशन ये हो गया, और एक डिफिनेशन आपके लिए मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म अपने सिमिलर एक संतान पैदा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए आपको एलिफेंट दिख रही है, ये अपने जैसा संतान यहाँ पर उत्पन्न किया है। एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही होगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन लाइक होगा, एंड प्लांट का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो प्लांट के जैसा होगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, जिसे हम बोलते क्या है, रिप्रोडक्शन। तो इस अर्थ पर अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हर एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस क्या है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन से ही हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म जो आपस में अलग दिखते हैं, अपने मम्मी पापा से अलग दिखते हैं, वो किसके वजह से आता है, तो वेरिएशन की वजह से आता है।
और वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है और वेरिएशन से ही आपका इवोल्यूशन आता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन के। देखिए, मोर वेरिएशन आर फाउंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन तो आता है, लेकिन वो वेरिएशन बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही स्मॉल वेरिएशन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें मोर वेरिएशन, लार्ज वेरिएशन देखने को मिलता है। यहीं पर बात करते हैं, अगर हम बात करें एक पॉपुलेशन में एक स्पीशीज के सर्वाइवल का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना चाहता है तो उसमें जो चेंजमेंट है, जो वेरिएशन है, उसका आना काफी नेसेसरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑफस्प्रिंग हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट। जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो उनका बेबी बनता है, उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वो बोथ पेरेंट्स से आते हैं। कुछ कैरेक्टर मदर से आएंगे, कुछ कैरेक्टर फादर से आएंगे, इसीलिए वो जो नया ऑफस्प्रिंग है, जो नया इंडिविजुअल है, वो काफी यूनिक होता है। वहीं पर बात करते हैं कि इसके वजह से फॉर्मेशन होता है न्यू स्पीसीज का, क्योंकि ये जो नया स्पीसीज आएगा इसमें कुछ कैरेक्टर मदर के होंगे, कुछ फादर के होंगे, तो जो नया स्पीसीज है इसका अपना खुद का एक कैरेक्टर होगा। वहीं पर बात करते हैं चांसेस ऑफ इवोल्यूशन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो चांसेस होते हैं इवोल्यूशन का, वो बढ़ जाता है। अब बात आती है कि इवोल्यूशन कैसे आता है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है। वेरिएशन पहले क्या है, स्मॉल वेरिएशन एक्यूमुलेट होकर के लार्ज वेरिएशन आता है, जिससे हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डीएनए। अगर बात करते हैं कि डीएनए क्या है, यहाँ पर आपको डीएनए, ये आपको सेल दिखाया गया है, ये आपको डीएनए दिख रहा है। एंड चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी का, हमारी जो बॉडी है बहुत सारे सेल की बनी हुई है। हमारे हर एक सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है, और हर एक न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है। डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। तो डीएनए क्या है, एक हेरिडिटी मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करता है, जो कि आपका डीएनए के थ्रू ही जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्रोमैटिन क्या है। अभी एक बात आती है क्रोमैटिन का। जो क्रोमैटिन है, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए रैप्ड अराउंड ए स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन, जो कि हिस्टोन प्रोटीन होता है, उन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन एक जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमैटिन ही कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अब वहीं पर बात करते हैं जीन का। जीन क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि एक जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हुआ आपका। हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास न्यूक्लियस है और हर एक न्यूक्लियस में डीएनए है। जो डीएनए होता है वो क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। बात आता है क्रोमैटिन का। डीएनए रैप्ड होता है एक प्रोटीन के अराउंड। उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बात आता है क्रोमोसोम का। जो क्रोमैटिन है वही कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अब बात करते हैं जीन का। जीन डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्लियर हुआ आपका। हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारे बॉडी का एक सेल बना हुआ है। इस सेल में यहाँ न्यूक्लियस दिखाया गया है। इस सेल से हमने न्यूक्लियस को यहाँ पर बाहर कर लिया है। इस न्यूक्लियस में आपको देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम दिखाया गया है। अगर क्रोमोसोम का इतना सा पार्ट कट करके हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह से दिखेगा। जो डीएनए है आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड इसमें से इस डीएनए के डबल हेलिक्स आपको दिखाए गए हैं। देखिए इस तरह से आपका डीएनए लाइक लैडर लाइक आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपको दिखाया गया ये क्रोमैटिन है। ये देखिए ये सब क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्रोमैटिन जिसे बोलते हैं। क्रोमैटिन क्या है, ये जो है आपका, इसमें डीएनए होगा और डीएनए रैप कर रहा होगा एक प्रोटीन के अराउंड जिसे हिस्टोन कहते हैं। तो आपका क्या है, क्रोमैटिन है।
ये देखिए आपका, हाँ ये देखिए आपका डीएनए है, एंड ये देखिए आपको बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन को दिखाया गया है। इस तरह से जो डीएनए है ये क्या कर रहा है, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्रोमैटिन, यही क्रोमैटिन कंडेंस एंड क्वाइल्ड हो गए। ये देखिए कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर के क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो क्लियर हुआ आपका, ये क्रोमैटिन है, ये डीएनए है जो कि हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड है। तो आपका क्लियर है क्रोमैटिन क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अगर बात करते हैं डीएनए का, तो डीएनए आपका क्या है, डीएनए जो है हेरिडेटरी मटेरियल है, हेरिडेटरी मटेरियल। वहीं पर बात करते हैं क्रोमैटिन का, क्रोमैटिन क्या है, तो जो क्रोमैटिन है ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब बात आती है कि क्रोमोसोम क्या है। जो आपका क्रोमोसोम है, जो क्रोमैटिन है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस होकर कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। जो कंडेंस फॉर्म है क्रोमैटिन का, वही आपका क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अब बात आता है जीन का, जीन क्या है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो जीन होता है वो डीएनए का सेगमेंट होता है। क्लियर हुआ, डीएनए क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। बात करते हैं क्रोमैटिन का, तो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन को हम क्या कह देंगे, क्रोमैटिन कह देंगे, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटिन ही कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर के क्रोमोसोम बनाता है। जीन क्या है, जीन डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखिए आपको यहाँ पर क्रोमैटिन दिखाया गया है, ये आपको देखिए डीएनए अलोंग विद हिस्टोन प्रोटीन ही आपका क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन ही कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर के क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है। यहीं पर बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये आपको जो क्रोमैटिन यहाँ न्यूक्लियस के अंदर दिखाया गया, ये देखिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर वही हम तो पहले ही देख चुके हैं, व्हाट इज द डीएनए क्या है, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। एंड क्रोमैटिन क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन ही आपका क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमैटिन है यही कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होता है। जीनोम क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो हैप्लॉइड सेट, वैसे ह्यूमन की बात करें तो क्रोमोसोम हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, जो क्रोमोसोम होगा कितना होगा, नंबर में 46 होगा। पेयर की बात करें तो 23 पेयर होता है। यहां पर अगर हम बात करते 2n बोले तो डिप्लॉयड होगा, यहाँ पर जीनोम पूछ रहा है, ये आपका डिप्लॉयड है, जीनोम का मतलब हैप्लॉयड पूछ रहा है। हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड बोले तो n कितना होगा, 23। ये आपका जीनोम है, ये आपका जीनोम है। हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही आपका क्या है, जीनोम है। हमारे बॉडी के हर एक सेल में क्रोमोसोम डिप्लॉयड के फॉर्म में होता है, लेकिन जीनोम क्या है, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही आपका क्या है, जीनोम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर डीएनए के बारे में थोड़ा सा हमने लिख रखा है, इसको देख लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए।
इसके पास इंफॉर्मेशन किसके लिए होता है? एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए। इट्स पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ बात करते हैं जीन का। जीन इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो जीन है ये डीएनए का शॉर्ट सेगमेंट। यहाँ पर हम बेसिक समझ रहे हैं, अभी प्रॉपर्ली हमारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जीन है उसका शॉर्ट सेगमेंट ही आपका डीएनए होता है। दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन। इसके पास प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन होता है। हमारे जीन के पास प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन होता है। जीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि हम लोग हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कैसे डीएनए का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। कैसे यहाँ पर डीएनए का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यहाँ पर देखिए, ये आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि हमने क्या बोला था कि यहाँ पर देखिए ये पेरेंट्स है, पेरेंट के पास क्रोमोसोम का नंबर 50 है। पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड किया, एक सेल से 2 सेल बन गए। यही 2 सेल फिर वापस से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिए। तो एक पेरेंट सेल डिवाइड करने से यहाँ पर 2 डॉटर सेल बन गए। जितना क्रोमोसोम इसमें था उतना ही क्रोमोसोम इसमें है। इनके एक ही पेरेंट से आए हुए पेरेंट सीधा डिवाइड हुआ है। इनके क्रोमोसोम इनके जैसा बिल्कुल होगा, इसीलिए ये बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म, जो नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर, देखिए ये बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो इंडिविजुअल हैं ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के। यहाँ पर वेरिएशन वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही माइनर होता है, जिसे हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम वहीं पर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये देखिए यहाँ पर एक मदर है, ये फादर है। मदर ने ओवम बनाया जिसके पास 23 क्रोमोसोम है। फादर ने मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनाया, स्पर्म बनाया जिसके पास 23 क्रोमोसोम है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन जब होता है, जिस टाइम पर जाइगोट बनता है, तो 23 क्रोमोसोम मदर से गया, 23 क्रोमोसोम फादर से गया और फाइनली फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पर बन गया जाइगोट। अब देखिए ये जो एग होता है ये हैप्लॉयड होता है और ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये भी आपका कैसा है, हैप्लॉयड है। लेकिन यहाँ पर जो जाइगोट बना वो डिप्लॉयड होता है और क्रोमोसोम का नंबर इसमें 46 होता है और पेयर की बात करें तो 23 पेयर होता है। अब ये जाइगोट फाइनली एम्ब्रियो बना देगा। अब देखिए मदर से 23 क्रोमोसोम गए, फादर से 23 क्रोमोसोम गए और जो जाइगोट बना उसमें दोनों क्रोमोसोम जुड़ करके 46 क्रोमोसोम हो गए एंड फाइनली देन यहाँ पर एम्ब्रियो बना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर बात करें तो देखिए कैसे डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है। 23 यहाँ से गया, 23 यहाँ से गया, अब यहाँ पे 46 बने। जैसे जैसे ये सेल डिवाइड करेगा 2 to 4, 4 to 6, 6 to आपका जो है 2 to 4, ये माइटोटिक डिवीजन में ऐसे बनता है 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, इस तरह से माइटोटिक डिवीजन होता है। और हर एक डिवीजन में जब यहाँ पर सेल का नंबर डिवाइड होगा तो यहाँ पर डीएनए अपनी कॉपी बना रहा होगा। जिस टाइम पर डीएनए की कॉपी बन रही होती है उस टाइम पर जो डीएनए है वो सिमिलर तो होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। डीएनए पर जो जीन है जो अलग अलग कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस जीन का सीक्वेंस चेंज होता है जिसके वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर देखिए एक यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटली रिलायबल एंड प्रोसेस डीएनए कॉपीइंग हैव सम वेरिएशन। जिस टाइम पर डीएनए की कॉपी हो रही होती उस टाइम पर कुछ वेरिएशन आता हर बार जब डीएनए की कॉपी बनेगी, नंबर डिवाइड होंगे सेल के और वहां पर डीएनए भी बन रहा होगा, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन रही होगी, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, तो हर बार हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। यहाँ पर डीएनए की कॉपी बन रही होगी, सिमिलर होगी, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होगी, उनके जीन के सीक्वेंस में चेंज होंगे। तो क्लियर हुआ आपका? इसी की वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अब जो वेरिएशन है
वेरिएशन से ही कोई एक इंडिविजुअल है वो भाई बहन में अलग दिखता है एंड अपने माता पिता से अलग दिखता है। इसका मेन वजह क्या है? वेरिएशन है। वेरिएशन किससे आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। जिस टाइम पर जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है, वहां पर सेल बन रहे होते हैं और डीएनए अपनी एक्स्ट्रा कॉपी बना रहा होता है और वहां पर उस डीएनए में जीन का सीक्वेंस चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए हमने वेरिएशन का डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। द प्रोजेनी इंडिविजुअल डिफर एमंग एंड आल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो आपका वेरिएशन क्या है? द प्रोजेनी इंडिविजुअल डिफर एमंग एंड आल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज के सर्वाइवल में वेरिएशन हेल्प करता है। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं तो कुछ वेरिएशंस यूजफुल होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमें वेरिएशन का एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया होगा, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा। यहाँ पर मेल एंड फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, नया ऑफस्प्रिंग आया होगा, कुछ वेरिएशन उसमें आए होंगे। फिर उसके बाद में इस तरह का हमें इंडिविजुअल देखने को मिला होगा। फिर इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा और उस टाइम पर कुछ वेरिएशन देखने को मिला होगा। फिर हमें कुछ इस तरह के बदलाव देखने को मिले। फिर इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, फिर वहां से वेरिएशन आया होगा, फिर हमको कुछ इस तरह के इंडिविजुअल देखने को मिले होंगे। फिर उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, फिर कुछ वेरिएशन देखने को मिला होगा और फाइनली हमें ऐसे इंडिविजुअल देखने को मिल गए। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि जो वेरिएशन है वो हमारे लिए यूजफुल है। देखिए यहाँ पर जो वेरिएशन है ऐसा नहीं होता है कि एक बार में पहले ऐसा दिख रहा था और जो नया इंडिविजुअल आया वो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो वेरिएशन है, छोटे छोटे वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं और हमें लार्ज वेरिएशन देखने को मिलता है, जिससे क्या आता है? आपका इवोल्यूशन आता है। ये देखिए पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, देन होमो हैबिलिस आए, देन होमो इरेक्टस आए, देन होमो निएंडरथैलेंसिस आए, देन होमो सैपियंस आए आपके। वैसे इवोल्यूशन अब है नहीं आप लोगों के टॉपिक में, बट थोड़ा सा उसी से रिलेटेड था तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसको। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? If an organism want to continue on earth, they must be passed through a biological process is called reproduction. Reproduction are of two types. First one asexual reproduction and second one sexual reproduction. अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंसेस को देखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से यूनिपेरेंटल कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से उसे बाइपेरेंटल कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट के, इस वजह से उसे क्लोन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो जेनेटिकली डिसिमिलर होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। आइए देखते हैं। अगर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यहाँ पर देखिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड एसेक्सुअल में देखिए डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो अभी आपको जरूरत नहीं है, वो जब आप लोग सीनियर लेवल में जाएंगे क्लास 12 में वो पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं देख रहे हैं। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेजॉरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर टू इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होते हैं। एंड यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओनली वन इंडिविजुअल की जरूरत होती है। इस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल की जरूरत होगी, इस वजह से इन्हें क्या कहेंगे? यूनी पेरेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? यहाँ पर बाई पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए
इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, जो उनकी संतान प्रोड्यूस होगी, वो अपने पेरेंट की जैसी, बिल्कुल नॉट मतलब उनकी जैसी होगी, बट आइडेंटिकल नहीं होगी, सेम नहीं होगी। एंड शो वेरिएशंस, और वो वेरिएशन शो करेगी, तो वेरिएशन की वजह से वो आपस में और अपने मम्मी पापा से अलग दिखते हैं। वहीं पर एसेक्सुअल की बात करें तो इनका जो इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, इनका जो प्रोड्यूस होगा वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट की, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग, जो इनकी संतान, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, जिन्हें क्लोन्स बोलेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल, जो ऑफस्प्रिंग, जो इनका संतान उत्पन्न होगा, वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन हमें प्लांट में मोस्टली एनिमल की बात करें तो कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली होता है। लेकिन प्लांट्स की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। वहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ये कॉमनली हमें कहां पर देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एल्गी और फंगी में देखने को मिलेगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्लो प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, पहले गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर गेस्टेशन पीरियड चलेगा। तो काफी लंबी प्रोसेस है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, स्लो प्रोसेस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी कैसी प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका डिफिनेशन लिखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a mode of reproduction in which a new offspring is produced by a single parent। मतलब asexual reproduction वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पर एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एक सिंगल पेरेंट से, जिसे क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आइए देखिए कौन कौन सा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये सारे आपको टाइप दिखाए गए हैं। ये देखिए, पहला आपका जो टाइप है वो है फिशन, सेकंड आपका है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड टाइप है बडिंग, फोर्थ है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिफ्थ है आपका रीजनरेशन एंड सिक्स है आपका स्पोर फॉर्मेशन, जिसे स्पोरुलेशन भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिशन। व्हाट इज द फिशन। अगर हम फिशन की बात करें तो फिशन क्या है, इसमें जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है 2 और मोर डॉटर सेल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। पेरेंट सेल डिवाइडेड इन 2 और मोर डॉटर सेल इज कॉल्ड फिशन। तो फिशन आर ऑफ 2 टाइप, नंबर 1 बाइनरी फिशन, नंबर 2 मल्टीपल फिशन। अगर बात करते हैं बाइनरी फिशन का, चलिए इसका फिशन का एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। पेरेंट सेल divided into 2 or more daughter cell, 2 or more daughter cell is called fission। पेरेंट सेल अगर 2 और मोर डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। फिजन, अगर हम फिजन के टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ फिजन, फिजन आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा है, नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो आपका आ जाएगा नंबर 1 बाइनरी फिशन, नंबर 2 मल्टीपल फिशन। देखिए, पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू मोर डॉटर सेल इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन आपको ये कहां पर देखने को मिलेगा, अमीबा में। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फिशन परफॉर्म करती है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा मल्टीपल फिशन परफॉर्म करती है।
तो मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल आपका अमीबा और प्लाज्मोडियम हो जाएगा। बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल आपका अमीबा है। जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अमीबा फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन परफॉर्म करती है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये मल्टीपल फिशन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं बाइनरी फिशन के टाइप्स। आप बाइनरी फिशन की बात करें तो 3 टाइप के होंगे। ये बाइनरी फिशन का टाइप है। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप्स का होगा। नंबर 1 इररेगुलर बाइनरी फिशन, नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, नंबर 3 ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इररेगुलर बाइनरी फिशन हमें अमीबा में देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन आपको यूग्लिना में देखने को मिलेगा एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। देखिए अमीबा का कोई जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है, ये अपने स्यूडोपोडिया को चेंज करती रहती है, इस वजह से इसमें इररेगुलर बाइनरी फिशन बोला जाता है। यूग्लिना में देखिए लॉन्गिट्यूडनल, अगर हमें ये आप इसको देख रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे 20 से कट कर रहे हैं मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल है, अगर इस तरह से कट करें तो ये ट्रांसवर्स है। उसी के बेसिस पर अगर यूग्लिना इस तरह से अपने आप को डिवाइड कर रही है, 1 पेरेंट से 2 डॉटर सेल में इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। अगर जो पैरामीशियम है अपने आप को ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रही है दो डॉटर सेल में, इसे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहेंगे। इररेगुलर बाइनरी फिशन अमीबा में होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन यूग्लिना में होगा एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये डायग्राम देखकर आप पहचान रहे होंगे, ये आपका जो डायग्राम दिखाया गया है इररेगुलर बाइनरी फिशन का डायग्राम है। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये बाइनरी फिशन का डायग्राम है। बाइनरी फिशन का डेफिनेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये देखिए ये पेरेंट सेल है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड देन फाइनली 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। 1 parent cell divided to form 2 daughter cell is called binary fission। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ये आपका पेरेंट सेल, देन आपका क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जिसे क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर पेरेंट में एक न्यूक्लियस था, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गया, तो हमने इसे क्या बोल दिया? कैरियोकाइनेसिस बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर अब जाकर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है इसे क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अब देखिए फाइनली यहाँ पर 2 डॉटर सेल बन गए। यहाँ पर हमने देखा इररेगुलर बाइनरी फिशन कैसे हो रहा है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, फिर फाइनली 2 डॉटर सेल बन गए। पेरेंट सेल डिवाइडेड and form 2 daughter cell is called binary fission। फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये देखिए, ये देखकर आप पहचान पा रहे होंगे, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है ये आपका। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन जो कि आपको किस में देखने को मिलेगा? यूग्लिना में। यूग्लिना में आपको कैसा बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा? तो लॉन्गिट्यूडनल। ये देखिए ये पेरेंट सेल है, ये आपको जो दिखाया गया है ये पेरेंट सेल है। अब देखिए सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुआ और यही देखिए इस पेरेंट सेल में यहाँ पर एक फ्लैजिला दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए एक फ्लैजिला से 2 फ्लैजिला बन गए और इनका न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड होना शुरू हुआ। अब इनका न्यूक्लियस फाइनली यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन गए, पूरी तरह से 2 फ्लैजिला यहाँ बन गए हैं। अब देखिए इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर इस तरह से आप देखिए यहाँ पे भी वही हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ जिसे हमने कैरियोकाइनेसिस बोला एंड यहाँ पर एक और फ्लैजिला बन गया, देन आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ जिसे हमने साइटोकाइनेसिस कह दिया। इसमें भी वही होगा कि पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन।
ये देखिए यहाँ लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहे हैं, इस वजह से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहा जाता है। तो वन पेरेंट सेल टू फॉर्म टू डॉटर सेल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। अब यहां पर देखिए ये आपको दिखाया गया है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये आपको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन दिखाया गया है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अगर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की बात करें तो एग्जांपल आपको याद होगा, ये आपको पैरामीशियम दिखाया गया है। पहले देखिए ये पैरामीशियम है, ये इसका एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से देखिए ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है, देन फाइनली इसके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहे हैं। यहां भी वही स्टेप होगा, ये पेरेंट सेल है, देन पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड फाइनली टू डॉटर सेल बन जाएंगे। तो यहाँ भी वन पेरेंट से टू डॉटर सेल बन रहे हैं, बट यहाँ पर जो डिवीजन है वो ट्रांसवर्सली डिवीजन है, इस वजह से ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहा जाएगा। यहां पर अगर हम देखें मल्टीपल फिशन, पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म मोर डॉटर सेल। ये देखिए ये पेरेंट सेल है जो कि आपको यहाँ पर प्लाज्मोडियम का ये डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए इसका न्यूक्लियस है और ये देखिए मोर डॉटर सेल बन गए, यहाँ पर मोर डॉटर सेल बन गए और इनके अंदर बहुत सारे आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ये एक सिस्ट बनाते हैं ना, ये पहले एक सिस्ट बनता है, एक पहले सिस्ट बनता है, उसमें बहुत सारे आपको क्या दिखाई गया, डॉटर सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस है। फाइनली ये जो सिस्ट है ये ब्रोकन हो गया, ये टूट गया और इसके सारे सेल फ्री हो गए। तो यहाँ पर भी वन पेरेंट सेल से मोर डॉटर सेल बन रहे हैं। देखिए कितने सारे डॉटर सेल बन गए, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, मेनी डॉटर सेल बन गए, तो इसे हम मल्टीपल फिशन कहेंगे। तो आपका क्या है मल्टीपल फिशन, द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू फॉर्म मोर डॉटर सेल, पेरेंट सेल डिवाइडेड टू फॉर्म मोर डॉटर सेल इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। जो कि फेवरेबल कंडीशन में अगर हम बात करें तो अमीबा शो कर रहा था क्या, बाइनरी फिशन, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या शो कर रहा था, मल्टीपल फिशन, और प्लाज्मोडियम भी मल्टीपल फिशन शो कर रहा था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बडिंग। व्हाट इज द बडिंग, बडिंग क्या है। यहाँ पर बडिंग का मतलब नाम से ही लग रहा, बड, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन अगर एक बड से हुआ। इनिशियली पेरेंट सेल से एक प्रोजेक्शन निकलता है, बाद में वो प्रोजेक्शन बड में कन्वर्ट होता है और बड जो है मैच्योर होकर पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और डेवलप होकर के नया इंडिविजुअल बना लेता है, जिसे क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। तो आइए देखते हैं, बडिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर ये न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम अ बड ऑन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक पहले बड निकलेगा, उससे नया इंडिविजुअल बन जाएगा, जिसे हम क्या कह देंगे, बडिंग। ये देखिए यहाँ पर आपको बडिंग का एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ईस्ट एंड हाइड्रा। ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ईस्ट का डायग्राम है। ये देखिए ये पेरेंट ईस्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, इनिशियली स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, फिर बाद में ये प्रोजेक्शन ही बड के फॉर्म में हो जाता है, बड बनाता है। अब देखिए ये जो यहाँ पर ये जब बड बन रहा है तो इनका न्यूक्लियस भी देखिए, पहले एक न्यूक्लियस था, बाद में न्यूक्लियस डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है। कहीं पर भी यहाँ जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है और फाइनली यहाँ पर एक से दो न्यूक्लियस बन गए। अब यहाँ पर देखिए जब न्यूक्लियस, यहाँ भी देखिए साइटोप्लाज्म यहाँ पर दो जो है बनने की कोशिश कर रहे हैं, दो पार्ट में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। जैसे न्यूक्लियस यहाँ पर दो बन जाएंगे, साइटोप्लाज्म देखिए और ज्यादा डिवाइड हो गया और फाइनली साइटोप्लाज्म यहाँ पर अलग हो जाएंगे। ये देखिए पूरा इनमें चेन बनती है। इसमें हमको ना डाटा सेल के यहाँ पर चेन भी दिखाई जाती है। ये देखिए ये सब देखिए चेन बन गई है पूरी। यही हर एक चेन जब अलग होंगी और डेवलप होकर के न्यू इंडिविजुअल बना लेंगी, इन्हें हम क्या कह देंगे, बडिंग कहते हैं। ये देखिए अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ईस्ट हमको कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक। ये पेरेंट सेल है और ये सब उनके डॉटर दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रा में दिखाया गया है। ये जो हम बाइनरी फिशन देख रहे हैं हाइड्रा में दिखाया गया है। ये देखिए ये पेरेंट हाइड्रा है। इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पर स्मॉल प्रोजेक्शन दिखा,
बाद में ये प्रोजेक्शन बड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एंड फाइनली यहाँ पर देखिए न्यू, अब ये बड देखिए अपने आप का और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ और ग्रो हुआ एंड फाइनली अपने पेरेंट सेल से अलग हो गया और यही इसी में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और फाइनली एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इसे हम क्या कह देंगे, बडिंग कह देंगे। ये आपको हाइड्रा में बडिंग दिखाया गया है, ठीक। ये हाइड्रा, ये पेरेंट है, देन यहाँ पर इसका बड है, देन ये न्यू बड और मैच्योर हुआ एंड फाइनली अपने पेरेंट से अलग होकर के नया इंडिविजुअल बना दिया। तो यही आपका क्या है, बडिंग। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये एल्गी है। ये जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई गई है ये एल्गी है। अगर हम यहाँ पर इसके एक स्ट्रेन को अगर यहाँ से निकाल लें, एक फ्रैगमेंट को यहाँ से निकाल लें, ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। अगर हम इसके बहुत सारे सेगमेंट बना दें, इसके बहुत सारे फ्रैगमेंट में इसे हम कट कर दें, इसका हर एक फ्रैगमेंट क्या होगा, ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगा और नया इंडिविजुअल बना देगा। इस वजह से फ्रैगमेंटेशन कहेंगे कि, और ये हमें बेसिकली देखने को कहाँ मिलेगा, स्पायरोगाइरा में देखने को मिलेगा। स्पायरोगाइरा आपके क्या है, एक एल्गी है। तो फ्रैगमेंटेशन क्या है, ये प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू पार्ट्स एंड ब्रेक, ये मेनी पार्ट्स में, ठीक है। जितने भी इसके पार्ट्स होंगे वो सब के सब पोटेंशियली ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब इसके जो पेरेंट है, इसके जितने फ्रैगमेंट होंगे वो देखिए सब यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके नए इंडिविजुअल बना ले रहे हैं। उसे हम क्या कह देंगे, फ्रैगमेंटेशन कह देंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है, स्पायरोगाइरा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये है स्पोर फॉर्मेशन, जिसे हम कॉमनली स्पोरुलेशन भी कह सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन ये देखिए, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फंगी आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। फंगी को आप लोग खुद भी देख सकते हैं। आप क्या करिए, जो रोटी है उसको पानी में डिप करिए और उसको बाहर रख दीजिए। या तो आप रोटी देखते होंगे कभी कभी बहुत दिन तक अगर आप रख देते हैं, उसके ऊपर आपको दिखने लगता है कुछ व्हाइट व्हाइट जैसा कि उस पर कुछ लग गया है थोड़ा, तो वो आपका क्या है, वही आपकी फंगी होती है। तो फंगी आप अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए जो फंगी है ये सबस्ट्रेटम है, इसका सबस्ट्रेटम के हेल्प से अटैच होती है फंगी। और ये जो आपको दिखाया गया स्पोरेंजियम दिखाया गया है, इसी स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर हैं। इसके अंदर ये छोटे छोटे स्पोर होते हैं। जब ये स्पोरेंजियम ब्रेक होता है तो इसके स्पोर फ्री हो जाते हैं और वो स्पोर नए इंडिविजुअल बना लेते हैं, जिसे हम क्या कह देंगे, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन कह देंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट तो हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसमें क्या है, कोई प्लांट है उसके लीफ से, रूट से, स्टेम से हम नया प्लांट बना ले, वो आपका क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, जिसमें से हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि बाय रूट्स होता है। बाय रूट्स हमें कहां पर देखने को मिलेगा, स्वीट पोटैटो में। ये देखिए स्वीट पोटैटो दिखाया गया है, इसमें रूट के द्वारा बहुत सारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे, आपको बहुत सारे स्वीट पोटैटो आपको बन जाएंगे। अगर इनके हम रूट को लगा दे तो बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे। तो यही आपका क्या है, बाय रूट्स हम बना रहे हैं। इसके जो ये यहाँ पर ये भी देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, स्वीट पोटैटो है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। यहाँ पर जो पोटैटो आप देख रहे हैं ये आपका एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, और ये आपको जिंजर दिखाया गया है और ये आपका पोटैटो। जिंजर और पोटैटो की बात करें तो इसमें बाय स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। अगर इनको हम कट करके लगा दें तो जितने भी पार्टों में कट करके इन्हें हम लगाएंगे तो इनका हर एक पार्ट ग्रो करके
एक नया प्लांट बना लेगा। इसमें बेसिकली ये रहता है तो काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स हमें ब्रायोफिल्म में देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको ब्रायोफिल्म दिखाया गया है। ये देखिए अगर इसके लीव को हम क्या करें, थोड़े से भी पार्ट को अगर सॉइल में लगा दे, उसके किनारे किनारे बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं। ये आपको दिखाया गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो ब्रायोफिल्म है एग्जैक्ट ऐसे ही दिखता है। अगर आप ब्रायोफिल्म की लीव को एक्चुअल में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर हम इस पूरे की पूरे लीव को सॉइल में लगा दे तो इन सबके किनारे किनारे नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं। अब इस हर एक प्लांट को अगर अलग अलग हम लगा देते एक नए प्लांट बना लेंगे। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोगों ने बाय रूट देख लिया, बाय स्टेम देख लिया, बाय लीफ देख लिया। अगर बाय रूट की बात करें तो स्वीट पोटैटो में देखने को मिलेगा, बाय स्टेम की बात करें तो हमें पोटैटो में देखने को मिलेगा, बाय लीव्स की बात करें तो हमें ब्रायोफिल्म में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इससे पहले जो हम लोगों ने बाय रूट स्टेम लीफ पढ़ा था वो आपका नेचुरल था। ये आपको देखने को मिल रहा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें आपका कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें आपका ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर आ जाएंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जांपल है ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। ये देखिए यहाँ पर आपको कटिंग दिखाया गया, अभी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये आपको यहाँ पर क्या ग्राफ्टिंग दिखाया गया है, ये आपको स्टोलन ग्रोथ दिखाया गया है और ये आपको लेयरिंग दिखाया गया। इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कटिंग का। जो कटिंग है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक टाइप है। कटिंग की बात करें, मान लो कोई ऐसा प्लांट जिसके स्टेम को कट करके अगर हम अलग जगह सॉइल में लगा दें तो नया प्लांट बना लेगा, इसे हम कटिंग कहेंगे। देखिए यहाँ पर पहले से ये प्लांट यहाँ पर है, ग्रो किया हुआ है। यहाँ से हमने एक पार्ट को ब्लेड से कट किया, उसको ले जाकर दूसरे पॉट्स में हमने लगा दिया और वो प्लांट वहां पर ग्रो कर गया। इसे हम क्या बोलेंगे, कटिंग कहेंगे। जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ब्लैकबेरी में, शुगर केन में, लेमन में और रोज में देखने को मिलेगा। कटिंग देखिए, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व कटिंग अ पार्ट ऑफ ए प्लांट एंड burrowing into the soil grow a new plant। क्या करें, एक हम पार्ट को कट करें और उसको सॉइल में दबा दें एंड देन एक नया प्लांट बना लेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, कटिंग। एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, शुगर केन, लेमन और रोज है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेयरिंग। व्हाट इज द लेयरिंग? अगर हम लेयरिंग की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, ये कोई प्लांट है, इसके एक स्टेम को हम खींचेंगे, बेंड करेंगे और उसको इस तरह से सॉइल में लगा देंगे एंड यहाँ पर एक स्टिक के बेसिस पर हम इसको इस तरह से हमने कर दिया, इस तरह से इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होगा, इसका जो पार्ट हमने सॉइल में प्रेस किया हुआ है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको रूट दिख रहे हैं। बाद में आप क्या करिए, इसको यहाँ से बीच से कट कर दीजिए, दोनों प्लांट अलग हो जाएंगे तो यहाँ से एक नया प्लांट आपका ग्रो कर जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, लेयरिंग कहेंगे। ये प्लांट प्रोपोगेशन टेक्निक that involve bending a stem of a plant to the ground so that it can root while still attached to the parent plant। एग्जाम्पल आपका जैस्मीन और मंगोलिया है। जैस्मीन एंड मंगोलिया में आपको देखने को लेयरिंग मिलेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग में जैसे कि हमें बनाना है, मान लीजिए सपोज दैट कि आप कभी कभी देखते हैं कि एक मैंगो का प्लांट है, उसमें आपको अलग अलग टाइप के फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं एंड इसके अलावा आप कभी कभी रोज देखते हैं तो रोज में एक ही प्लांट में आपको व्हाइट रोज भी दिख रहा है, एक ही में आपको पिंक दिख रहा है। ये सब क्यों है? तो ये आपको देखने को मिलेगा लाइक ग्राफ्टिंग में। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई मैंगो है, मैंगो का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक मैंगो है जिसमें बहुत छोटे छोटे मैंगो लग रहे हैं, एक बहुत बड़े बड़े मैंगो लग रहे हैं। हमने क्या किया, एक जो है दोनों मैंगो का एक इस तरह से कट किया और दूसरे का इस तरह से कट किया। जो देखिए जिसका हम नीचे रूट वाला पार्ट लिया उसे हम स्टॉक कहेंगे और जिसमें स्टेम वाला पार्ट लिया उसे हम क्या बोलेंगे, स्कियान कहेंगे। अब देखिए स्टॉक और स्कियान को हम आपस में इस तरह से जोड़ देंगे और उसको बहुत अच्छे से रैप कर देंगे और वैक्स लगा देंगे एंड बाद में हम इसमें देखेंगे ये दोनों प्लांट्स आपस में पूरी तरह से जुड़ जाएंगे और एक नया प्लांट बना लेंगे
अब हमें इसमें दोनों टाइप के हमें फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। लाइक हमें जो छोटे छोटे वाले मैंगो वो भी देखने को मिलेगा, जो बड़े मैंगो है वो भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या है ग्राफ्टिंग, ए टेक्निक दैट ज्वाइंस टू प्लांट्स टुगेदर टू क्रिएट ए सिंगल प्लांट। एग्जाम्पल आपका है मैंगो, गुआवा और सिट्रस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टिश्यू कल्चर। व्हाट इज द टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनिशियली यहाँ पर देखिए पहली बात तो यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर हम पढ़ते हैं, एक प्लांट का कोई भी पार्ट हम ले लें, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट उन्हें लें और एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाएं और बहुत सारा वो नया प्लांट बना ले, यही आपका क्या है, टिश्यू कल्चर। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने लीफ के छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर कट कर लिए एंड इसको हमने एक न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करवाया। उस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या होता है, ये देखिए हमने छोटे छोटे पार्ट को कट करके इस न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करवाया। ये टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर देखिए टिश्यू सैंपल प्लेस इन अगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। इसमें न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होंगे, विटामिन होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे एंड इसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लाइक सुक्रोज होगा एंड अमीनो एसिड होगा एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे लाइक ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। अब यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे बहुत सारे टिनी प्लांट्स निकल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे जिसे हम प्लांटलेट्स बोलते हैं। अब इन छोटे छोटे से प्लांट को हम ले जाकर के कहाँ लगा दिए, कंपोस्ट में लगा दिए, खाद में लगा दिया, सॉइल में लगा दिए। तो यही आपका क्या है, टिश्यू कल्चर कि मतलब अब यहाँ पे एक तरह से ये जो आपको यहाँ पर नए नए प्लांट दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमा क्लोन बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं टिश्यू कल्चर क्या है। दिस मेथड प्रोड्यूसेस थाउजेंड ऑफ प्लांट इन लेस टाइम इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। जो माइक्रो प्रोपोगेशन की क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन कि थाउजेंड ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं बहुत लेस टाइम में, जिसे माइक्रो प्रोपोगेशन कहेंगे। यहाँ पर थोड़ा और हम बढ़ा सकते हैं, थ्रू टिश्यू कल्चर, थ्रू टिश्यू कल्चर। अब देखिए स्ट्रोमा क्लोन का भी डिफिनेशन यहाँ लिखा है, ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट आर कॉल्ड सोमा क्लोन। ये हर एक प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स कहेंगे। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। इसमें तो पहली बात तो हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन इन ए शॉर्ट इंटरवल, बहुत कम टाइम में बहुत शॉर्ट इंटरवल में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट हम ग्रो करवा सकते हैं, ये आपका यहाँ पर एक फायदा है। दूसरा आपका क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ सीडलेस, इससे हम सीडलेस प्लांट बना सकते हैं, ये हमारा दूसरा एडवांटेज है। अब चलिए हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर एक फ्लावर का आपको डायग्राम दिखाया गया है। अगर बात करते हैं फ्लावर का, ये जो स्टॉक है इसे क्या कहेंगे, पेडिसिल कहेंगे, और ये वाला जो रीजन हल्का सा यहाँ पर दिख रहा है, जो यहाँ पर स्वेलिंग हल्की सी दिख रही है, ये आपका थैलेमस है। इसी थैलेमस से आपका सेपल, पेटल एंड ओवरी, स्टेमन सब इसी थैलेमस से लगे होते हैं। अब देखिए ये आप कोई भी फ्लावर देखते होंगे तो ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, इन्हें क्या बोलेंगे, सेपल। सेपल एक को बोलेंगे, एक को हम क्या कह रहे हैं, सेपल कह रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे होते हैं तो सबको एक साथ हम क्या कह लेंगे, कैलिक्स कह लेंगे। कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहेंगे। अब ये देखिए जो कलरफुल वाला दिख रहा है, इन पूरे को एक साथ हम क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे, लेकिन एक की बात करें तो एक को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर पेटल कहेंगे। अब बात आती है, ये जो बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, इन बहुत सारे को एक साथ हम क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे, लेकिन एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। वहीं पर ये जो आपको यहाँ बीच में दिखाया गया है, ये गाइनोसियम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर इसकी बात करें तो ये एक फ्लावर में एक भी हो सकता, दो भी हो सकता, तीन भी हो सकता है। इसके एक यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं कि एक फ्लावर में क्या क्या हो सकता है। पहली बात कैलिक्स होगा, कैलिक्स के यूनिट को क्या कहेंगे, कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहेंगे। और दूसरा क्या होगा, कोरोला होगा, कोरोला
के यूनिट को क्या कहेंगे? तो पेटल कहेंगे। एंड वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट का, तो एंड्रोशियम होगा। एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहेंगे? तो एंड्रोशियम के यूनिट को स्टेमन कहेंगे। अब वहीं पर बात करते हैं 4 नंबर जो होता है वो गायनोशियम होता है। गायनोशियम के यूनिट को क्या कहेंगे? गायनोशियम के यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। क्लियर हुआ आपको? कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहेंगे, कोरोला के यूनिट को पेटल कहेंगे, एंड्रोशियम के यूनिट को स्टेमन कहेंगे, गायनोशियम के यूनिट को पिस्टिल कहेंगे। मतलब कैलिक्स क्या है? पूरे ग्रुप को कहते हैं। कलेक्टिवली मीन्स कलेक्टिवली सेपल को क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। कलेक्टिवली पेटल को क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। एंड यहाँ पर देखिए आपको अगर एक स्टेमन की बात करें तो एक स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। जो ये आपको एंथर दिखाया गया है और ये फिलामेंट दिखाया गया है। जो यहाँ पर पिस्टिल या कार्पेल है उसके 3 पार्ट होते हैं। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। इन्हें एक साथ कॉमनली क्या कहा जाएगा? एंथर एंड फिलामेंट को। इनको ये स्टेमन है। स्टेमन के 2 पार्ट एंथर एंड फिलामेंट। बहुत सारे स्टेमन को एक साथ हम एंड्रोशियम कहते हैं और स्टेमन के 2 पार्ट एंथर एंड फिलामेंट। अब ये देखिए जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है ये पिस्टिल के पार्ट है। पिस्टिल। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं जो यहाँ पर स्टेमन है। सबसे पहले यहाँ पर चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। जो कैलिक्स एंड कोरोला की बात करें तो ये एसेसरी आर्गन होते हैं फ्लावर के। एंड्रोशियम एंड गायनोशियम रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को क्या कहेंगे? एंड्रोशियम कहेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को गायनोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम के यूनिट को स्टेमन कहेंगे। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। गायनोशियम के यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। इनके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहां तक क्लियर है? देन नेक्स्ट यहां पर देखिए, हाँ एक चीज थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है। ये जो सेपल की अगर बात करें तो सेपल कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। सेपल ग्रीन कलर के होते हैं और बड स्टेज में इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो आपको कलर वाला दिखाया गया ये पेटल है, ये ब्राइट कलर के होते हैं। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। वहीं पर बात करते हैं स्टेमन का, तो जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, एंड्रोशियम की जो यूनिट है उसे हम क्या कहेंगे? स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी एंथर में होता है। एंड फीमेल, चलिए यहीं पे नोट कर देते हैं, एंड्रोशियम। जो एंड्रोशियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या पार्ट बोल सकते हैं इसे। इसके यूनिट को क्या कहेंगे? स्टेमन कहेंगे। स्टेमन के 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी एंथर में होता है। एंथर में ही फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। एंथर में ही मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। एंथर जो है वो बाइलोब, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। उसमें 4 स्पोरेंजिया होते हैं जहां पर मेल गैमीट पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब वहीं पर बात करते हैं ये जो पिस्टिल है ये किसकी यूनिट है? पिस्टिल किसकी यूनिट है? तो ये गायनोशियम की यूनिट है। गायनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो गायनोशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम है इसके यूनिट को क्या कहेंगे? तो इसके यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। इसके यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। पिस्टिल के 3 पार्ट है। ये बीच वाले आपको दिखाया गया पिस्टिल या कार्पेल है। इसके 3 पार्ट है। ये वाला स्टिग्मा है, ये वाले जो आपके पार्ट दिखाए गए स्टाइल है, और ये जो स्वालेन वाला दिख रहा है ये ओवरी है। अब यहाँ पर
बात करते हैं सेपल का, तो जो सेपल है ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। सेपल ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर। प्रोटेक्ट, जो सेपल है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन बड स्टेज। ये इस फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये ग्रीन कलर का होता है। अब यहीं पर हम बात करते हैं पेटल का, ये ब्राइट कलर का होगा, ये ब्राइट होता है, ब्राइट कलर का, और ये क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो क्लियर हुआ आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये क्या है, एंड्रोसियम है। ये एंड्रोसियम की यूनिट को स्टमन कहेंगे। स्टमन के दो पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। ये वाले जो आपको बाइलोब्ड वाले बीच में दिख रहे हैं ये एंथर है, इसके जो लॉन्ग वाला दिख रहा है वो क्या है आपका फिलामेंट है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो गायनोसियम है। गायनोसियम की यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। इस पिस्टिल या कार्पेल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पर ही पॉलन ग्रेन लैंड करता है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर के अंदर होता है। मेल गैमीट क्या है, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ये आपका एंथर है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन होगा। पॉलन ग्रेन में ही क्या होगा आपका मेल गैमीट होगा। 2 मेल गैमीट होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ फ्लावर बने हुए हैं। इसमें हम ये पहचानेंगे किसे बाइसेक्सुअल कहेंगे और किसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे। ये देखिए ये जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है। यहाँ पर ये जो दोनों आपको दिखाया गया है, ये जो 2 आपको दिखाए गए हैं ये मेल पार्ट है। ये मेल का क्या है, स्टेमन दिखाया गया है ये दोनों। और ये जो आपको एक दिखाया गया है ये फीमेल का क्या पिस्टिल या कार्पल दिखाया गया है। तो एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो तो उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अब ये देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया गया है तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेमिनेट कहेंगे। मेल के जो एंड्रोसियम की यूनिट है स्टेमन है, उसके बेसिस पे इसका नाम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है तो स्टेमिनेट कह रहे हैं। यहाँ पर पिस्टिल या कार्पल अकेले है तो ऐसे फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पर फ्लावर दिखाया गया है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और ऐसा फ्लावर जिसमें कोई एक ही पार्ट हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, दोनों में से कोई एक ही हो, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर देखिए एक फ्लावर है, इसमें सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है, स्टेमन दिख रहे हैं, इस वजह से इसी के बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ा, स्टेमिनेट फ्लावर। यहाँ पर देखिए ये फीमेल फ्लावर है, यहाँ पर इसमें सिर्फ आपको फीमेल फ्लावर ही, फीमेल पार्ट दिख रहा है, पिस्टिल या कार्पल दिख रही है, ऐसे फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर नाम देंगे। ये आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये आपको बाइसेक्सुअल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज द पॉलिनेशन? क्या है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेटिंग एजेंट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक फ्लावर ये हमने लिया, एक फ्लावर ये हमने लिया, हमने इसे नाम दे दिया है, ये नाम दे दिया, और ये दूसरा फ्लावर है जिसे हमने बी नाम दे दिया। इस फ्लावर का ये जो पॉलन ग्रेन किसके अंदर बना, इसे एंथर के अंदर बना। ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बना। अब इसे एंथर पर आकर कौन बैठा होगा, ये पॉलिनेटिंग एजेंट आकर बैठी होगी। अब ये जो हनी बी जब यहाँ पर आकर बैठी होगी तो इसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन लग गए होंगे। अब ये जब जाकर इस वाले फ्लावर के इसके स्टिग्मा पर बैठेगी, इसके साथ साथ पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आ जाएंगे।
अब फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, अब आगे की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझिए कि पॉलिनेशन क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेटिंग एजेंट। ये जो पॉलन ग्रेन बना हुआ है किसके अंदर बना हुआ है, इन एंथर, एंथर के अंदर बना हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेटिंग एजेंट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma by pollinating agent, by pollinating agent is called पॉलिनेशन। अब बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के टाइप का। तो पॉलिनेटिंग एजेंट आर ऑफ टू टाइप, नंबर 1 बायोटिक एजेंट, नंबर 2 एबायोटिक एजेंट। अगर जो है पॉलिनेशन एबायोटिक बोले तो बाई एयर हो रहा है, बाई वाटर हो रहा है यहाँ पर मीडियम, तब उसे हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक एजेंट। अगर उसे बाई इंसेक्ट हो रहा है तो हम उसे बायोटिक एजेंट कहेंगे। पॉलिनेटिंग एजेंट आर ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो कितने टाइप के होंगे, तो 2 टाइप के होंगे। एक तो होगा एबायोटिक और दूसरा होगा बायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन आ जाएगा, बाई एयर अगर होगा तो एबायोटिक है, बाई वाटर होगा तो भी वो एबायोटिक है। बायोटिक में क्या कब कहेंगे, जब बाई इंसेक्ट होगा। अगर पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट होगा तो आपका कैसा कहलाएगा, आपका वो बायोटिक एजेंट कहलाएगा। पॉलिनेटिंग एजेंट आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन एबायोटिक, सेकेंड वन बायोटिक। एबायोटिक में आपका बाई एयर या विंड आ जाएगा और बाई वाटर आ जाएगा, बायोटिक में आपका बाई इंसेक्ट आ जाएगा। अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का, तो पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो 2 टाइप्स होंगे, कौन कौन सा, नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन एंड नंबर 2 क्रॉस पॉलिनेशन, नंबर 2 क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपका कौन कौन आ जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी आ जाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन में आपका जीनोगैमी आ जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन कब कहेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन कब कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कब कहेंगे और क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन कब कहेंगे, जब एक ही प्लांट के एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलिनेशन हो तो उसे क्या कहेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। जब अलग अलग प्लांट के एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कब कहेंगे, जब एक ही प्लांट का एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलिनेशन होगा तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, जिसका एग्जांपल आपका ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी है। और अगर अलग अलग प्लांट के एंथर और स्टिग्मा है उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। चलिए आइए आगे समझते हैं। चलिए पहले ऑटोगैमी देखते हैं। ये देखिए, ये आपको ऑटोगैमी दिखाया गया है। ऑटोगैमी क्या है, ये देखिए एक प्लांट है, इस प्लांट पर
यहाँ पर 2 फ्लावर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर फीमेल फ्लावर है और ये यहाँ पर मेल फ्लावर है। अब यहाँ से जो पॉलिनेशन हो रहा है, ये ऑटोगेमी है ना, तो एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पर हमको एक ही फ्लावर बनाना है। यहाँ पर ये आपका एक प्लांट हमने बनाया, ये यहाँ पर एक फ्लावर बनाया और इसी फ्लावर में एक आपका, ये आपका मेल पार्ट है और ये आपका फीमेल है, और मेल से पॉलन ग्रेन फीमेल पर जा रहा। अगर एक ही प्लांट और एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही फ्लावर है और एक ही प्लांट पर है, उसमें पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसे ऑटोगेमी कहेंगे। तो आपका ये आपका ऑटोगेमी है। देखिए, पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के बीच में है तो इसे ऑटोगेमी कहेंगे। मतलब एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट है और सेम ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोगेमी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी क्या है? ये देखिए, यहाँ पर ऑटोगेमी में एक ही फ्लावर मेल एंड फीमेल पार्ट थे। यहाँ पर ये आपका एक प्लांट है और यहाँ पर फ्लावर अलग अलग है। ये आपको यहाँ पर फीमेल फ्लावर दिखाया गया है, ये हमने यहाँ पर मेल फ्लावर बना दिया। अब यहाँ पर हो रहा है पॉलिनेशन, यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। अभी आपने जब ऑटोगेमी पढ़ा तो एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों थे, उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा था, तो उन्हें हम ऑटोगेमी कह रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर फ्लावर दो हैं लेकिन यहाँ भी प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट है, दो फ्लावर के बीच में हो रहा है पॉलिनेशन, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? जीटोनोगेमी। सेम फ्लावर सेम प्लांट ऑटोगेमी, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट जीटोनोगेमी। आइए देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड जीटोनोगेमी। एग्जाम्पल है आपका मेज, कॉर्न, स्क्वैश, ऑनियंस एंड ब्रोकली है। और ये आप हम लोग ऑटोगेमी पहले पढ़ चुके, इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए, सनफ्लावर्स, ऑर्किड एंड पी होंगे। चलिए नेक्स्ट हम जीनोगेमी पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ जीनोगेमी में क्या है? यहाँ पर प्लांट अलग अलग होंगे, अलग प्लांट है और ये है फ्लावर, और इस वाले प्लांट का ये है मेल। अब देखिए, यहाँ पर फ्लावर भी अलग है और प्लांट भी अलग है। एक ही फ्लावर एक ही प्लांट पर हो, उनके बीच में पॉलिनेशन हो तो ऑटोगेमी। टू फ्लावर हो, एक ही प्लांट पर हो, उनके बीच में पॉलिनेशन हो, जीटोनोगेमी। टू फ्लावर टू प्लांट, उनके बीच में पॉलिनेशन हो तो जीनोगेमी। एग्जाम्पल इसका क्या है? ऑनियन है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर ऑफ ये डिफरेंट प्लांट नोन एज जीनोगेमी। एग्जाम्पल इसका क्या है? ऑनियन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए, पॉलिनेशन हो चुका, पॉलन ग्रेन ये आपको जो दिखाया गया है, ये फीमेल की क्या है? पिस्टिल या कार्पेल, इसके 3 पार्ट है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। अब यहाँ पर देखिए, जो पॉलन ग्रेन है इस स्टिग्मा पर लैंड किया और यहाँ पर देखिए, एक ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है, एक ये फाइनली जर्मिनेट करके देखिए कहां से एंटर कर रहा है? किसी एक सिनर्जी से एंटर कर रहा होगा, और ये आपको दिखाया गया इसी पॉलन ट्यूब में, ये आपको मेल जर्म सेल दिखाए गए हैं। चलिए, इसके अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग देखते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखेगा।
ये जो हमने बना रखा है ये एंटीपोडल सेल है। ये क्या है? एंटीपोडल सेल। ये इनका जो ओवरी है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? ये एम्ब्रियो सैक दिखाया गया है जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होती हैं। ये आपको जो यहाँ पर दिखाया गया है एंटीपोडल सेल है। इसे बोलते हैं बेसल इंड। बेसल इंड। और ये है चलाजल। चलाजल इंड। बेसल इंड पर ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है? एंटीपोडल सेल है। ये सब की सब एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल सेल। अब यहां पर देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये आपको 2 सिनर्जिड दिखाया गया है और ये हमने बीच में जो बना रखा है ये एग सेल बना रखा है। एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। एग सेल, ये एग सेल है और ये 2 सिनर्जिड है। ये 1 एग सेल 2 सिनर्जिड, इन्हें एक साथ क्या बोलते हैं? एग ऑपरेटस बोलते हैं। एग ऑपरेटस। और यहाँ पर बीच में होती है पोलर न्यूक्लियाई। इन्हें क्या? ये देखिए ये जो बिल्कुल हमने यहाँ पर ये जो आपका बना हुआ है क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पर डायग्राम बना लिया है जिसे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फीमेल का जो पिस्टिल या कार्पल है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये स्वॉलन वाला ओवरी है जिसके अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है। ये देखिए न्यूक्लियस काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है। अब इनके अंदर हम बात करते हैं सेल का, तो 1 2 3 4 5 6 सेल ये हो गया। एक सेल वो है जहां पर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इस एम्ब्रियो सैक में ये जो आपको ये चलाजल एंड दिखाया गया है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल है और माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड है और एक एग सेल है और बीच में पोलर न्यूक्लियाई दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए जब आकर पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड करता है स्टिग्मा पर, तो यहाँ पर जो है पॉलन ट्यूब यहाँ जर्मिनेट कर रहा है। इसमें 2 मेल गैमेट दिखाया गया है। ये इंटर करता है कहां से? ये इंटर करता है फीमेल के माइक्रोपाइलर, यहाँ पर माइक्रोपाइलर इनसे किसी एक सिनर्जी से इंटर कर जाएगा जो पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब यहाँ पर 2 मेल गैमेट रिलीज कर देगा। एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट यहाँ पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। अब देखिए जो मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल से वो फाइनली जाइगोट बना देगा, फिर एम्ब्रियो बना देगा और जो यहाँ पर दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा और फाइनली एंडोस्पर्म बना देगा, जिसे क्या बोला जाता है? सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। जो मेल गैमेट है और एग के साथ फ्यूज कर रहा है इसे सिनगैमी कहेंगे और जो दूसरा मेल गैमेट यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है इन्हें ट्रिपल फ्यूजन कहा जाएगा, क्योंकि 3 एन है ना, 1N 2N और 1N मेल गैमेट का, इस वजह से इन्हें ट्रिपल फ्यूजन कहा जाएगा। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात की, आप समझ लेते हैं। एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर आ जाएंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल एंड गैमेट का फ्यूजन आ जाएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा? ये देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फाइनली सीड एंड फ्रूट यहाँ पर बन चुके हैं। यहाँ पर जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक सीड की बात करें। ये देखिए सीड कोट है जो इंटेगुमेंट भी पाए जाते हैं। ऊपर जो इंटेगुमेंट है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? ये आपको ध्यान देना है। चलिए पहले यहाँ समझते हैं सीड कोट का। तो जो सीड कोट है ये आपको दिखाया गया है, एकदम पतली सी जो लेयर ऊपर है सीड कोट है।
ये माइक्रोपाइलर इंड है, यहाँ पर माइक्रोपाइल पाया जा रहा है और यहाँ पर ये आपको हाइलम दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 कॉटिलेडन दिखाया गया है, ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है। इस प्लूम्यूल से स्टेम बनेंगे और इस रेडिकल से रूट बनते हैं। कॉटिलेडन को कैसे पहचानेंगे? जैसे कि राइस है, उसमें आप देखेंगे उसमें एक ही सीड होगा, मतलब उसे हम मोनोकॉटिलेडन्स कहेंगे। और मान लो चना है, अगर उसके ऊपर का छिलका हटाएंगे तो आप देखेंगे उसमें 2 दाल आपको चने की पाई जाएगी, जिसमें 2 होंगी, उन्हें डाइकॉटिलेडन कहेंगे। यहाँ पर देखिए सीड का जर्मिनेशन दिखाया गया, ये रूट निकल रहा है, ये देखिए स्टेम है, रूट है। तो स्टेम कहाँ से निकलते हैं? प्लूम्यूल से, और रेडिकल से क्या निकलते हैं? रूट निकलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जो पॉलिनेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी चेंजेस है वो देखिए, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, इंटेगुमेंट्स किस में होता है? शीट कोट में, एंड जो ओवरी है वो डेवलप होती है फ्रूट के वॉल में। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाया गया है, ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इन्हें। सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। जो टेस्टिस होता है वो 1 पेयर है, एंड ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसका काम होता है गैमीट फॉर्मेशन एंड रिलीज सेक्स हार्मोन। टेस्टिस का शेप ओवल होता है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, एंड विड्थ जो है आपका 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। चलिए बात कर रही है, देखिए एक टेस्टिस ये है, एक टेस्टिस ये है। ये इनका स्पर्मेटिक डक्ट है जो कि स्पर्म को कैरी करता है। और यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड की बात करें, इनके एसेसरी डक्ट में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन फाइनली यूरेथ्रा। ये पूरा एसेसरी डक्ट में आ जाएंगे। एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो इसमें एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? सेमाइनल वेसिकल होगा, प्रोस्टेट होगा, बल्बोयूरेथर या फिर काउपर्स ग्लैंड होगा। यहाँ पर ये देखिए सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथर ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथर ग्लैंड ये पेयर्ड होती हैं, और जो प्रोस्टेट है वो अनपेयर्ड होती हैं। अब ये देखिए मेल की मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का हमने डायग्राम लिया हुआ है। उसके कितने पार्ट है? 4 है। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। जो हेड है इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इसके हेड पर ये देखिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम, जिसमें एंजाइम फिल होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये एग के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। एंड यहाँ पर देखिए ये नेक है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है जो कि स्पाइरली अरेंज होती है, और ये क्या करती है? इसे एनर्जी प्रोवाइड करती है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ को। और ये देखिए टेल दिखाया गया, टेल स्पर्मेटोजोआ के मोटिलिटी में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका क्या क्या आ जाएगा? 1 पेयर ओवरी आ जाएगी, एसेसरी डक्ट आ जाएगा और एसेसरी ग्लैंड आ जाएगा। फीमेल के ओवरी की बात करें तो जो ओवरी है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये फीमेल सेक्स हार्मोन क्रिएट करती हैं। एंड इसके अलावा इनकी बात करें ओवरी का शेप कैसा होता है? तो आलमंड शेप का, लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एसेसरी डक्ट का। तो एसेसरी डक्ट में इनके फैलोपियन ट्यूब आ जाएंगे। फैलोपियन ट्यूब की बात करें, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट आ जाएगा, सर्विक्स आ जाएगा एंड यूट्रस, ये सब आपके एसेसरी डक्ट में आ जाएंगे। फीमेल की एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो बर्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है जो कि पेयर्ड होती है। तो यहाँ पर देखिए ये फीमेल में 1 पेयर ओवरी दिखाई गई है, आलमंड शेप की होती है। ये अटैच होती है यूटेरस से एंड पेल्विक वॉल से बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाया। ओवरी का काम है गैमीट फॉर्मेशन। इस गैमीट को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? यूट्रस तक कौन ले जाता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ले जाता है। जो फीमेल है उसका जो यूट्रस है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, सिंगल है, इस वजह से इसे वम्ब कहते हैं। ये देखिए सर्विक्स दिखाया गया है जो कि नैरो है, एंड वेजाइना। सर्विक्स अलोंग विद वेजाइना क्या बनाता? बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, इन्हें क्या बोला जाता है? बर्थ कैनाल बोला जाता है। यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन दिखाया गया है। ये जो यहाँ पर ये बड़ा सा आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है? मेल का जो फीमेल की गैमीट है, ये फीमेल का ओवम है, फीमेल का एग है। इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं
ये सब देखिए जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, स्पर्म है। स्पर्म ने इस पूरे एग को घेर लिया है, इसमें से कोई एक स्पर्म ही इंटर कर पाएगा। तो आपका अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को ही क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। देखिए यहाँ पर इधर से स्पर्म गया होगा वेजाइना से और इधर ओव्यूलेशन हुआ होगा और यहाँ से क्या गया होगा, फीमेल का एग गया होगा। फाइनली फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। ये देखिए एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, यही जाइगोट बना। जाइगोट के बाद यहाँ से जो है 2 सेल्ड स्टेज, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से सेल्ड स्टेज बनते हैं और फाइनली एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। वो आके एंडोमेट्रियम्स के वॉल से चिपक जाता है। यूट्रस की वॉल का 3 नाम है। आउटर वाली लेयर को बोले हैं, जो यूट्रस है वो 3 लेयर की बनी होती है। आउटर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली को मायोमेट्रियम, इनर वाली की एंडोमेट्रियम। तो जो ये एम्ब्रियो है या फिर ब्लास्टोसिस्ट वो एंडोमेट्रियम से आकर देखिए यहाँ पर अटैच हो रही है। अब बात आता है व्हाट इज द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये देखिए यूटेरस है, एम्ब्रियो आकर इस यूटेरस के वॉल से अटैच हो गई, इसे क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये देखिए फाइनली यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा, ग्रोथ हो रहा, उसके सारे ऑर्गन्स बन रहे होंगे। ये देखिए प्लासेंटा है, ये जो है प्लासेंटा और फीटस को जो कनेक्ट कर रहा है वो अम्बिलिकल कार्ड है। ये बेबी, ये मदर की यूट्रस में बेबी यहाँ पर है। अब ये देखिए फाइनली बेबी का बर्थ हो चुका है, जिसे क्या कह देंगे, पार्चुरेशन कह देंगे। बेबी डिलीवरी को पार्चुरेशन कहेंगे। ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, ये आपको एक ध्यान रखना है, जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है ह्यूमन में वो 9 मंथ का होता है। अब यहां पर देखेंगे व्हाट हैपन, अगर जो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा। अगर फीमेल का एग फर्टिलाइज ना हो तो उस समय पर जो एग है वो डिजनरेट कर जाएगा और वहां पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रोसीड करेगी। देखिए मैच्योर एग है, एग रिलीज हुआ, एंडोमेट्रियम भी बन गई एंड जब ये एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो सेकेंडरी oocyte है, जो एग है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिजनरेट कर जाएगा। अब देखिए जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो भी ब्रेक हो जाएगी, तो एंडोमेट्रियम की वॉल और प्लस जो एग है वो सब वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस कितने हैं, तो 4 फेजेस होती है, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। दूसरा होगा यहाँ पर आपका जो मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, दूसरा आपका प्रोलिफरेशन फेज होगा या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज। फिर थर्ड यहाँ पर ओवुलेटरी फेज होगा एंड देन फिर ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ने वाले हैं। ऐसे डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक तो आपका वायरल होगा और दूसरा आपका बैक्टीरियल होगा। वायरल में आपको एक एड्स ध्यान रखना है और एक वॉट्स ध्यान रखना है। बैक्टीरियल में आपको एक तो गोनोरिया है और दूसरा सिफिलिस है। एड्स की अगर बात करें तो ये बहुत ही फैटल होता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की हम लोग बात करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, जैसे कि कोई कपल है वो बच्चों के बीच में स्पेस चाहता है या फिर वो जो है बच्चों के बीच में स्पेस चाहता है या फिर इसके अलावा वो जो कंसीव नहीं करना चाहता, उस केस में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज होते हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आइए इसको देखते हैं। क्या सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इन वोमेन इज कॉल्ड कंसेप्शन। अब उसे रोकने के लिए, कंसेप्शन को रोकने के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं उसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कंडोम्स आ जाएगा, ओरल पिल्स आ जाएगा, कॉपर टी एंड अदर मेथड, ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आ जाए। देखिए ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, स्पर्मिसाइड, स्पंज, सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम, कॉपर आयोडीज, स्टेरिलाइजेशन, नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, ये जो पिल्स आपको दे रखा है, एंड ये विड्रॉल मेथड, ये नेचुरल मेथड, ये बहुत सारे मेथड्स आपके आ जाएंगे, इसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना हमें। चलिए यहाँ पर बैरियर मेथड की बात करते हैं। ये जो बैरियर मेथड है यह एक फिजिकल डिवाइस है
जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म को बाय फॉर्मिंग ए मैकेनिकल बैरियर। ये एक्ट करता है एक मैकेनिकल बैरियर की तरह और यहाँ पर स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। दिस इज द मेल कंडोम एंड दिस इज द फीमेल कंडोम। अब देखिए केमिकल मेथड क्या है, इसमें कुछ केमिकल्स आ जाते हैं जो कि स्पर्मिसाइडल होते हैं, जो कि स्पर्म को किल कर देते हैं। ये टैबलेट के फॉर्म में हो सकते हैं, जेलीज के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में या क्रीम के फॉर्म में हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आयोडीज में इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये देखिए ये आयोडीज है, बेसिकली इसमें कॉपर टी आ जाते हैं जो कि कॉपर की बनी हुई, यहाँ पर आपको दिखाया गया है इस तरह से कॉपर की बनी हुई रहती है टी शेप की। अब देखिए इसमें इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस फिटेड इन द यूटेरस, ये भी प्रिवेंट करती है फर्टिलाइजेशन को। मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन इंडिया वो है कॉपर टी। आयोडीज में जो कॉपर टी है मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है, जो सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है। तो हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। तो आप लोग अब हमारा एक चैप्टर और बचा हुआ है। इसमें आप लोगों में वन शॉर्टेड की अगर बात करें तो लाइक जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर बचा हुआ है, जल्द ही मैं वो चैप्टर भी आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तब तक आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।